हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं। चलिए तो इस वीडियो में बात करते हैं स्टॉक मार्केट की ओर। ये पार्ट टू है हमारा कि क्यों नहीं गिर रहे इंडियन स्टॉक मार्केट। मैं ऐसा कहीं पर भी आभास नहीं कर रहा हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं गिरेंगे या एक तरफा तेजी रहेगी। देखिएगा, ना तो मैं बुल हूँ ना मैं बियर हूँ। मैं आपको सीधी सी बात एक ही बात बोलूंगा कि जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां हम बाय करेंगे, जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां सेल करेंगे। पोर्टफोलियो का एक हिस्सा, मतलब मैं आपको बात बता दूं कि इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर में दोनों काम करता हूं। कुछ हिस्सा मेरा इन्वेस्टमेंट में रहता है, कुछ हिस्सा मेरा ट्रेड में रहता है। तो सिंपल सी बात यह है कि मोस्टली जो 70% तक के जो हिस्से हैं वो जनरली इन्वेस्टमेंट में रहते हैं और 30% पैसा जो है जनरली ट्रेड में रहता है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये हम रखते हैं, और ये जरूरी नहीं कि 70-30 रहे, कभी कभी ये प्रोपोर्शन 60-40 भी हो जाता है और कभी कभी 50-50 भी हो जाता है। तो मैं इस बात से भी आपको इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कुछ नए फंड्स आते हैं या ट्रेडिंग में जो है कुछ गेन होते हैं तो वो हम दोबारा से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इस बारे में आपको एक सिंपल सी एक रेशियो बता दूं कि 70 नॉर्मली जो है 70-30 की रेशियो में हम रहते हैं। तो 70 इन्वेस्टमेंट रहती है और 30 की जो है हम जनरली ट्रेड करते हैं। तो ये मैं आपको बात बता दूं कि जो है, और काफ़ी हिस्सा जो है हम कैश में भी जो है रखते हैं, क्योंकि मार्केट की एक स्ट्रेटेजी के तहत और अपनी कंटीजेंसीज के लिए कैश भी जो है रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक डिसिप्लिन तरीके से जो है हम काम करते हैं, ये हमारा तरीका है। और मैं अब आपके साथ इस वीडियो के अंदर जो आपको बात करूंगा वो उसका जो कंसेप्ट है वो एंट्री बैरियर्स। तो एंट्री बैरियर्स का मतलब क्या होता है? जब आप कोई धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उस धंधे के अंदर अगर कोई आदमी दूसरा जब भी आपके बिजनेस में कंपटीशन देने आ जाए तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं कि उसके अंदर जो है कंपटीशन जबरदस्त है। यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस में घुस सकता है, आपको कंपटीशन दे सकता है। जैसे कि परचून की दुकानें हैं हमारे यहाँ पे, तो कैसा बिजनेस है? कोई भी आता है परचून की दुकान खोल लेता है तो उसके जो बिजनेस हैं वो सीधे सीधे कम हो जाते हैं। तो जो आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें देखते हैं वहां पर आप देखते हैं कि मोस्टली जो कंपटीशन है वो कभी भी आ जाता है। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर कि कंपटीशन को दूर रखा जाता है। वो कुछ तरीके होते हैं, तो वो रीजंस जो है हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आज की डेट में प्ले कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट्स तो घट गए हैं, प्रॉफिट नहीं है। और पहला प्रिंसिपल मैंने बताया था रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, जिसकी वजह से मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो है उन कीमत पर भी जो है कम अर्निंग्स पर भी शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। क्योंकि अर्निंग्स के बेस पर जो है सबसे बेहतरीन वैल्यूएशंस जो है पूरे वर्ल्ड में की जाती है, चाहे वो कैश फ्लो की बात करिए, चाहे प्रॉफिट्स की बात करिए, चाहे फ्री कैश फ्लोज की बात कीजिए। लेकिन मार्केट में इस तरीके की जो कोविड-19 की सिचुएशन है वो पहले जो है हाल फिलहाल में नहीं देखी गई है। तो इसीलिए मार्केट भी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो जो एंट्री बैरियर्स का जो कंसेप्ट है वो अब यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो जिन बिजनेसेस के अंदर एंट्री दूसरों की नहीं हो सकती है वहां पर देखिएगा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, अभी भी उनकी वैल्यूएशंस ग्रो कर रही है। और फॉर एग्जांपल आप देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीबन करीबन 24% हिस्सा, आज भी एक नए इन्वेस्टर जो उनके पास आया है तो रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म के अंदर उन्होंने 24% हिस्सा बेच दिया है। वो टेलीकॉम के अंदर एक ऐसा प्ले है जहां पर कि एंट्री बैरियर है। आप गिनती के आप देखेंगे 3 प्राइवेट प्लेयर्स रह गए हैं, चाहे आप जियो की बात करें, भारतीय एयरटेल की बात करें या वोडाफोन आइडिया की बात करें। और वोडाफोन आइडिया खुद बेचारा भी कमजोर हालत में है। तो सिंपल सी बात है, तो ऐसी जगह पर सभी लोग जो है रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में पैसा लगा रहे हैं। रीजन इज सिंपल एंट्री बैरियर। तो बहुत कोशिश जो है लोगों की है कि बहुत लोग बोलते हैं कि रिलायंस का शेयर बहुत तेजी से गिर जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं इस बात को, कि मुझे भी लगता है कि 100-150 रुपए तक की प्रॉफिट बुकिंग कभी भी हो सकता है कल ही हो जाए। तो इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। और मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग अब पैसा लगा रहे हैं वो कुछ ना कुछ देख रहे हैं। तो मैं आज इसी कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं कि जहां पर कि आपके धंधे में आके कोई दूसरा कंपटीशन ना दे पाए। बेशक से अभी आपको कोविड की सिचुएशन जो है 6 महीने, साल या 1.5 साल या इवन 2 साल चले, तब भी उसके बाद जब उस तरीके के बिजनेसेस जो हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो उस तरीके के शेयर्स को खरीद लेते हैं जब वो गिरते हैं, तो जिसकी वजह से गिरावट थोड़ी सी कम आती है। तो हालांकि जो स्पेकुलेशन की एक्टिविटीज है, हेजिंग की एक्टिविटीज है या आर्बिट्राज की एक्टिविटीज है, वो अपनी जगह काम करती हैं और वो करती रहेंगी।
तो सिंपल सी बात यह कि इस मार्केट में इतने पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से एक तरफा जो गिरावट है जैसी पहले देखने के लिए हमें मिली थी उतनी जल्दी नहीं मिलेगी, और गिरावट आएगी भी तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके आएगी। कुछ सेक्टर्स के अंदर रियल में वीकनेस है, तो वहां पर भी देखिएगा एंट्री बैरियर्स का जो कंसेप्ट है वो काम कर रहा है। और यही रीजन देखिएगा कि बहुत खराब बैलेंस शीट्स के ऊपर भी बहुत सारे शेयर्स बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर अभी भी काम कर रहे हैं। आप देखिएगा उनके बिजनेसेस के अंदर प्रॉफिट नहीं है और फिर भी अच्छी वैल्यूएशंस है। रीजन ये है एंट्री बैरियर्स। जैसे कल महिंद्रा की बात मैंने की थी और आज भी मैंने महिंद्रा की बात की थी, खराब रिजल्ट थे, बैलेंस शीट में डेट बढ़ता जा रहा है, बैलेंस शीट वीक है, लेकिन फिर भी वो महिंद्रा का शेयर नहीं घट रहा, क्योंकि ऐसा लगता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि जो ट्रैक्टर डिवीजन है उसके अंदर उनका एक एंट्री बैरियर है कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर उनके मार्केट शेयर को नहीं छीन सकता। तो इसलिए जो है कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं या रूरल डिमांड में महिंद्रा की जो प्रेजेंस है वो उस शेयर्स को गिरने नहीं दे रही है। खराब रिजल्ट होने के बाद भी अपने 52 वीक लो से लगभग वो 90% ऊपर आ चुका है। तो मैं एक जस्ट एग्जांपल आपके साथ बात कर रहा था। तो जो अब मैं एंट्री बैरियर्स के बारे में बात करूं, देखिएगा सबसे पहले होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि आपके पास कुछ ऐसा अधिकार है जो किसी दूसरे के पास नहीं है, जिसके अंदर मान लीजिए आपके पेटेंट्स ही हैं। तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मैं बात करूंगा कोको कोला की। कोको कोला कंपनी खुद कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाती, वो अपने बोटलर से बनवाती है, पूरे वर्ल्ड में काम करती है, और वो एक कंसंट्रेटेड जो प्रोडक्ट है, जो कोको कोला की प्रमोटर जो कंपनी है उसकी फैमिली के कुछ लोगों को पता है कि वो कैसे बनता है, और केवल वो ही प्रोडक्ट जो है वो कंसंट्रेटेड जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो है सप्लाई करते हैं, और उसको फिर बाद में जो बोटलर हैं वो अपने प्लांट के थ्रू उसको सेल करते हैं। तो वो वास्तव में बहुत मोटा पैसा जो कोको कोला है उस जो पेटेंट राइट्स है उनके पास, जो कोको कोला बनाने का जो फॉर्मूला है उससे कमाते हैं। सिमिलर चीजें आप केएफसी के अंदर भी देखेंगे। तो जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो स्पेशली इसके अंदर मास्टर हैं, और देखिएगा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि पीआर को क्रिएट किया और पैसे कमाते। इंडिया के अंदर भी देखिएगा जैसे पेप्सी का जो प्रोडक्ट है उसके लिए वरुण बेवरेजेस जो है उनका बोटलर है, तो वरुण बेवरेजेस का शेयर भी देखिएगा 500-600-700 रुपए रहता था, अभी मैंने उस पर हालांकि ध्यान नहीं दिया। तो वरुण बेवरेजेस भी जो है बोटलर है, वो पेप्सी का सामान बनाता है। तो ऐसी जो कंपनियां हैं उनको क्या है कि अभी कोल्ड ड्रिंक हो सकता है 6 महीने ना बिके, कम हो जाए सेल, तो बट ऐसी जो कंपनी है वो लोगों उन शेयर्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ये शेयर्स नीचे आते हैं तो उनको लगता है कि चलो 1 साल या 1.5 साल प्रॉफिट नहीं आएगा तो उसके बाद आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रीजंस हैं, उनमें से एक है कि जिन कंपनी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हालांकि वरुण बेवरेजेस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कोको कोला के पास या केएफसी के पास है। और इसी सेगमेंट अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स का जो डोमिनो पिज्जा है वो आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, हालांकि वो दूसरी कैटेगरी में भी फिट हो सकता है। दूसरा है पेटेंट्स एंड लाइसेंस। पेटेंट्स एंड लाइसेंस में देखिएगा जनरली दवा कंपनियां है या जो टेक्नोलॉजी कंपनी जिन पे टेक्निकल नो हाउ है। तो देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जूम के थ्रू आजकल क्लासेस चल रही हैं, तो जूम जो है वो क्या है, उसके पास एक टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी का उसके पास लाइसेंस है, तो उस लाइसेंस के उसको पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे जो बिजनेसेस हैं उनमें कंपटीशन है ही नहीं। पेटेंट्स में दवाई कंपनी है, दवाइयों में भी 2 तरीके की हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अपने उन्होंने खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए, उसको कोई दूसरी कंपनी बना नहीं पाएगी। और दूसरी बात क्या है, एक जेनरिक जिसको कोई भी बना ले। तो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनके पेटेंट्स उनके पास है वो दूसरी कंपनियों के थ्रू पूरे वर्ल्ड में उसको सेल करते हैं। तो जिन कंपनी ने R&D पे अच्छा खर्चा कर लिया और जिनके पास कुछ दवाइयों के स्पेशल फॉर्मूलेज हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। जैसे हमारे यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा की कंपनी आप देखिएगा कितने मतलब वो R&D के अंदर जो है, तो औरोबिंदो इसी तरीके से पैसा कमाता है। लुपिन की बात करिए, सन फार्मा की बात करिए, बायोकॉन की बात करिए, तो ये जो कंपनियां हैं आप देखिएगा इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि इन फार्मा कंपनीज की सेल डबल हो गई है या कोविड में इनकी, लेकिन मार्केट को एक स्टेबिलिटी है कि हाँ इनके पास एक पेटेंट्स वाली चीज है जिसकी मार्केट में डिमांड रहेगी, और जिसकी वजह से इस तरीके की कंपनीज के शेयर्स जो हैं उनमें गिरावट नहीं है, बल्कि ये शेयर्स अपने 52 वीक हाई की तरफ जो है जा रहे हैं। और इसके ऊपर जो है मैंने एक स्पेशल जो है आपको फार्मा स्टॉक से संबंधित जो है 4 से 6 शेयर्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए भी हुए हैं। उस सीरीज को जो है मैंने पूरा इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो 52 वीक हाई के आसपास चल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा नीचे आएगा तो तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कहीं आप ऊपर के रेट में फंस ना जाए। तो देखिएगा इसी तरीके से पेटेंट्स एंड लाइसेंस है जो मार्केट को बचाए। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन आपका किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। जैसे इंडिया में देखिएगा हैवल्स वालों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जबरदस्त है, बाटा के अपने रिटेल चेन्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जबरदस्त है, रिलैक्सो का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जबरदस्त है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का
जबरदस्त नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क बिजनेस है, जहां पर आपके डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेल चेन्स है, वहां पर आपकी पकड़ है, वहां पर कोई दूसरा आपके मार्केट नहीं ले सकता। हालांकि देखिए कि शेयर है वो ऊपर प्राइस में उसकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखेंगे तो बहुत बेहतरीन है। नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रिंस पाइप जिसका आईपीओ भी आया था, आप देखिएगा प्रिंस पाइप वालों का नेटवर्क जबरदस्त है पूरे, मतलब आप नॉर्थ इंडिया के अंदर उनकी सप्लाई चेन आप देखिएगा कितनी जबरदस्त है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब, लेकिन खाली वो चीजें काम नहीं करती, प्रोडक्ट के अंदर भी दम होना चाहिए। तो ये देखिएगा हैवेल्स का जो शेयर अभी देखो मार्केट में डिक्लाइन आया, लेकिन हैवेल्स का शेयर इतना नहीं गिर रहा जितना उसके रिजल्ट खराब आए। रीजन मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, क्योंकि उनका सप्लाई चेन बहुत तगड़ी है, उनके पास उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बढ़िया है। तो जहां पर एंट्री कोई दूसरा प्लेयर आ नहीं सकता है। अभी वहां पे गिने चुने अगर आप देखेंगे तो हैवेल्स की टक्कर में कोई दूसरी कंपनी नहीं है मार्केट में। और जो बढ़िया ब्रांड्स थे, मतलब आपसे आज 15-20 साल पहले बात करें, एंकर का माल बिकता था। एंकर जो है वो प्लेयर था, एंकर के कुछ प्रोडक्ट्स थे जो इन्होंने ही टेक ओवर कर लिए। जो भी अच्छी कंपनियां थी वो हैवेल्स पहले ही टेक ओवर करके बैठा है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अच्छी है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो एंट्री बैरियर कर रहा है। इसी तरीके से पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के अंदर है। हालांकि देखिएगा जुबलेंट वालों का एक प्रोडक्ट था जीवन जोर, लेकिन वो फेविकोल को कभी रिप्लेस नहीं कर पाया। तो ये जो पीडीलाइट है या पीडीलाइट्स के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, डॉक्टर फिक्सिट वगैरह, तो यहाँ पे इनकी लीडरशिप पोजीशन, इसीलिए ये मार्केट में जमे हुए हैं। ऊपर की पी वैल्यूएशन से, जैसे आप एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स आप देखिएगा बिजनेस में डी ग्रोथ है, या बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ है वो कम हो रखी है, लेकिन फिर भी एशियन पेंट्स का शेयर नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत जबरदस्त है। तो ये दूसरे पेंट कंपनीज को बहुत बड़ी जगह बनाने नहीं देंगे, चाहे वो बर्जर पेंट की बात करो, चाहे केंसाई नेरोलॉक की बात करो, चाहे एक्जोनोबल, ये चारों जो प्लेयर्स हैं ये दिग्गज है। हालांकि देखिए अभी वो क्या नाम है, जिंदल वालों ने भी जो है अभी ना पेंट निकाला है, या शालीमार पेंट्स है, तो वो कंपीट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो जिस तरीके से इंडिया के अंदर भी आप देखिएगा, जब मोबाइल होता था नोकिया का या सैमसंग अपनी मर्जी से माल बेचते थे, लेकिन वीवो ने और ओप्पो ने आके क्या किया, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना जबरदस्त खड़ा कर लिया कि अपना काफी समय तक जो है वो मोबाइल मार्केट के अंदर लीड करते हुए नजर आए। तो सिंपल सी बात है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप एंट्री बैरियर्स में कौन सी ऐसी कंपनीज है जो रोक रही है। अब ये जो कंपनियां, इनके शेयर प्राइस गिर नहीं रहे, जबकि इनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, प्रॉफिट इनके कम हो रहे हैं, सेल इनकी कम हो रही है, लेकिन मार्केट दूसरी चीजों को भी जो है तरजीह दे रही है। और जो मैंने आपको बात बताया था कि कोविड का कितना इंपैक्ट होगा, उसको अभी मार्केट न्यूट्रल करके चल रही है। अगर वो सीवियर होता हुआ नजर आएगा तो आपको इनके ऊपर भी पेन आता हुआ नजर आएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन, जब अगर फुटफॉल ही नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे तो अपने आप खराब हो जाएगा। बट अभी जो है एडवांटेज है, तो इसीलिए मार्केट एक तरफा नहीं गिर रही है, ये आप समझिएगा बात को। फिर है कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, जैसे अभी आप देखिएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर ही कोई सामान बेच सकते हो आप, वो प्रोडक्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, अमेजोन पे मिल रहा है। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, उन्होंने अपनी एक तरीके से मोनोपोली कर ली है। हालांकि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इस फैक्टर पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहां पर बड़े प्रोडक्शन पे ही आपकी कॉस्ट कम आती है। जैसे हमारी इंडिया की ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, अब इंडिया में भी बहुत माल बिकते हैं, एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। लेकिन अगर इंडिया में भी सेल कम हो गई ऑटोमोबाइल्स की और विदेश में भी एक्सपोर्ट कम हो गया, तो फिर इस सेक्टर पे बड़ा पेन आएगा। तो अभी देखिएगा इसी सेगमेंट के अंदर आप देखिएगा सबसे कम पेन है, क्योंकि पिछले साल पेन हो चुका। अब महिंद्रा का रिजल्ट खराब आया तो तब भी शेयर अच्छा चला, हीरो होंडा अच्छा चला, आप आइसर मोटर देखिएगा अच्छा चला, टीवीएस का शेयर अच्छा चला, बजाज ऑटो चला। रीजन ये, एक तो इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, दूसरा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी तगड़ा है। तो मार्केट अभी उस चक्कर में इन शेयर्स को नीचे नहीं गिरा रही है, कहीं ये नीचे चलेगा और फिर दोबारा से जो है हाथ ना आए। तो ध्यान रखिएगा। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कि किस तरीके से मार्केट करवट बैठती है, किस तरीके का जो है कोविड का इंपैक्ट है सामने आता है, क्योंकि अनिश्चितता इतनी ज्यादा है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिसर्च हाउसेज हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं, वो भी इसको जो है एंटिसिपेट नहीं कर पा रही है ठीक ढंग से कि क्या ये टेम्परेरीली 6-8-10 महीने की प्रॉब्लम है, ये आगे भी रहेगी। क्योंकि अगर आपको ये बेहतरीन कंपनी औने पौने दामों पर मिल गई और बाद में क्योंकि इनके पास एक एडवांटेज है, एंट्री बैरियर्स है कि कोई दूसरा आ नहीं सकता इनके बिजनेस के अंदर, क्योंकि इतनी बड़ी कैपिटल कहां से लेके आओगे आप, जो इस तरीके की कंपनी, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहां से लाओगे। तो ये जो गाड़ियों वाली कंपनी, अब देखिएगा यहाँ पे भी ये हर किसी से मैनेज नहीं होता। जैसे इंडिया में कंपनी थी डेवू मोटर्स, मैटिस गाड़ी आपने देखी भी होगी, तो ऐसा नहीं था कि उसकी अच्छी सेल नहीं थी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से फेल हो गई। इसी तरीके से भी शेरवेले वालों ने भी देखो जनरल मोटर्स के साथ हाथ मिलाया। इस तरीके से फिएट वाली जो कंपनी है,
फिएट ने बहुत बार यहाँ पे जो है प्रोडक्शन शुरू की बहुत बार, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिली उनको, बाद में टाटा के साथ हाथ मिलाना पड़ा या उनके प्रोडक्ट नहीं चले। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जब कोई भी प्रोडक्ट में दम नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स है उसके अंदर इसीलिए जो है, क्योंकि मोस्टली शेयर्स जो है लिस्टेड स्पेस में है, उनकी बैलेंस शीट में डेट भी बढ़ता जा रहा है। जैसे महिंद्रा की मैं बात करूँ स्पेशली, सेल भी घटती जा रही है, प्रॉफिट भी घटते जा रहे हैं, विजन भी नहीं आ रहा, बट फिर भी मार्केट को ये लगता है कि ये 6-8 महीने के बाद अगर सिचुएशन सुधर गई तो हमें शेयर औने पौने दाम पे नहीं बेचने। हालांकि देखिएगा ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से प्ले करते हैं वो लोग, तो कुछ एक ऑपरेटर का सेगमेंट भी है जो काम करता है, लेकिन मिस्टर मार्केट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर बहुत बड़े जो स्मार्ट जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो अपना माल इतनी जल्दी नहीं छोड़ते हैं। और जो लोग ट्रेडर्स की पोजीशंस थी उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट एक तरफा जो है ऊपर या नीचे दोनों साइड होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट पे इन्वेस्टर का कब्जा है, क्योंकि ट्रेडर्स भी हैं, हेजर्स भी हैं, आर्बिट्राइजर्स भी हैं। इसके बाद है हाई कैपिटल बिजनेस। तो जहां पे हाई कैपिटल, जैसे रिलायंस जियो ने बहुत दब के पैसा खर्च किया और दूसरे जो प्लेयर्स उनको खत्म कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था कि वोडाफोन कोई छोटा प्लेयर था या जो जो आइडिया था वो छोटा प्लेयर था, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी के तहत उसने बहुत हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ब्रांड क्रिएट कर दिया। और आज देखिएगा जियो प्लेटफॉर्म्स के सारे शेयर्स जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट को क्लीन कर रहे हैं। तो आप देखिएगा एक हैवी इन्वेस्टमेंट करके मार्केट के अंदर एक मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट कर ली। तो जो इन्वेस्टमेंट की उसमें देखो उन्होंने फ्री में सर्विसेज दी, इतना बड़ा क्लाइंट बेस बना लिया। तो यहां पर अब रिलायंस जियो के लिए एंट्री मिली। अब रिलायंस जियो को तो भारतीय एयरटेल भी नहीं हटा पाएगी, अगर आप सिंपल सी बात करें तो। जिस तरीके का बेस उसने बना लिया और जिस तरीके के वो इन्वेस्टर और उसी के पैटर्न पर वो गेमिंग का बिजनेस या रिटेल के अंदर भी जो ग्रोथ करते हुए नजर आएंगे। तो यहां पे देखिएगा रिलायंस ने जिस तरीके का गेम चेंज किया है। उसके बाद देखिएगा कि कुछ ऐसी चीजें जो प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी वाली हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, गूगल की कंपनी है, तो वहां पे कोई दूसरा प्लेयर ही नहीं है। जूम का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो ऐसी कंपनियां इंडिया में थोड़ी सी कम है। हालांकि हमारे यहाँ पे टेक कंपनियां हैं, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन आईटी में नहीं है इस तरीके से। इसी तरीके से एक्सेलेंट कस्टमर सर्विसेज है कि भाई साहब कस्टमर आपका लॉयल है, वो किसी और पे जो है जाएगा ही नहीं माल खरीदने के लिए। फेविकोल की बात आप कर सकते हैं, या पीआई इंडस्ट्रीज के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उन्हीं के बिकते हैं, या कुछ और सेगमेंट में आप जाएंगे, जैसे चाहे जूतों की बात करें, चाहे मोबाइल के अंदर बात करें, मोबाइल में एप्पल की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, हालांकि वो शेयर्स लिस्टेड नहीं है इसलिए मैं बात नहीं कर रहा। तो जो ब्रांड इक्विटी है वो भी प्ले करती है। जैसे टाटा का नमक है, अब टाटा का नमक है, मैंने आपके साथ टाटा कंज्यूमर की बात भी की थी। नमक हो टाटा का, जूता हो बाटा का, तो बाटा की अपनी ब्रांड वैल्यू है। हालांकि इस चक्कर में हम एक कंपनी में हमसे भी गलती हो गई, पहले लोग पानी की टंकी को बोलते थे सिंटेक्स की, और हम ही उसी के बिहाफ पे जो है हमने भी अपनी रिसर्च के अंदर सिंटेक्स का शेयर लिया था, लेकिन उनके प्रमोटर से गड़बड़ की और वो वास्तव में हमारी एक इन्वेस्टमेंट जो है, और मार्केट में कभी कोई सही होता नहीं है तो वहां पे हम गलत भी साबित हुए। तो सिंपल सी बात ये। इसी तरीके से अगर मान लीजिएगा अब नूडल्स की बात करोगे, अब नूडल्स की बात है, नूडल्स को तो लोग मैगी बोलते, भाई से मैगी दे दो। आप किसी दूसरी कंपनी का भी अगर नूडल्स ले रहे हो तो मैगी ने क्या किया, आपकी ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त है कि प्रोडक्ट का नाम ही रिप्लेस कर दिया, या कोलगेट ने पेस्ट का नाम बदल दिया, और वहां पर आपका देखिएगा दूसरा प्लेयर आ ही नहीं सकता। ये एम सील की बात करिए, तो एम सील तो एक केमिकल कंपाउंड है, लेकिन उसका नाम ही इतना जबरदस्त उन्होंने। अगर आपको कहीं पे सीलन रोकनी है तो आप घर पे भी जाएंगे, आप कहीं पर भी किसी से उस कंपाउंड को भी जाओगे तो हार्डवेयर की दुकान पे, तो आप बोलोगे एम सील दे दो, चाहे वो दूसरी कंपनी की दे रहा हो, आप कहोगे नीचे एम सील दे दो। तो एम सील जो है वो एक रिप्लेसमेंट कर दी है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके नाम ही प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे सन माइका है। अब सन माइका का मतलब क्या है, वो सन कंपनी जो है माइका बनाती थी, तो आज की डेट में भी जो लेमिनेट सीट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, भाई सन माइका है। तो इस तरीके की जो ब्रांड इक्विटी जिन्होंने क्रिएट कर ली है, वहां पर भी जो है जबरदस्त जो है, अभी प्रॉफिट नहीं आ रहे होंगे कोविड की वजह से, तो वो शेयर्स भी जो है जल्दी से नहीं गिर रहे। कुछ जगह लॉयल्टी है कि जैसे इंडिया के अंदर क्या नाम है, आयुर्वेद के अंदर जो है रामदेव महाराज जी ने, हमारे बाबा रामदेव ने क्या प्रचार कर दिया, भाई साहब योग करो और आयुर्वेद के चक्कर में क्या हुआ कि आयुर्वेद में अपनी एक ब्रांड इक्विटी बना ली। तो पतंजलि ने बताया कि भाई साहब प्योरिटी है, देशभक्ति है, उसके चक्कर में बहुत माल उन्होंने बेचा। चाहे उनके च्यवनप्राश की बात करिए, चाहे उनके आप घी की बात करिए, गाय के घी की, और स्वास्थ्य से जोड़ दिया। और उसकी मजबूरी में देखिएगा आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा प्लेयर था डाबर या वैद्यनाथ, उनको भी टक्कर मिली, उन्होंने भी अपनी मोडस ऑपरेंडी बदली। तो आप देखिएगा पतंजलि ने कोलगेट तक को टक्कर दे दी, उनका दंत कांति जो है, जिसको कोलगेट के अंदर जो ब्रांड इक्विटी थी उस तक को उन्होंने चैलेंज दे दिया। तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं वहां ध्यान रखिएगा कि जिनके पास इस तरीके की प्रोडक्ट लाइन है, या जिस तरीके की ये ब्रांड इक्विटी है, या जहां पर उनको लगता है कि उनके पास जो है कोई कंपटीशन जल्दी से आएगा नहीं, एंट्री बैरियर्स है, तो ये जो एंट्री बैरियर्स वाली कंपनी है ये भी एक मार्केट में अच्छे लंबे समय तक खराब रिजल्ट के बाद भी जो है
जल्दी से शेयर प्राइस नहीं टूटेंगे। तो आप अपनी खुद की भी फर्दर रिसर्च करिए, लेकिन अगर आपको यहाँ पे लगता है कि अगर इन शेयर्स में करेक्शन आए, जैसे मैंने पीडीलाइट की भी बात की, एशियन पेंट्स की बात की, अगर ये शेयर्स नीचे करेक्ट हो जाएं यहाँ से 20-20, 30-30, 35-35% अगर करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशंस में बहुत सारे ऐसी भी पोजीशंस है जो लीवरेज पोजीशंस बनी हुई हैं, जिन्होंने उधारी के पैसे से लगी हुई हैं, तो मार्केट ऐसा नहीं है कि गिर नहीं सकती। अगर गिरे तो अपने समझदारी से जो है माल खरीद सकते हैं। आप उतने समय इंतजार ना करें तो थोड़ा सा माल जो है ऊपर भी ले सकते हैं, जो अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं। तो ये जो है मैं आपके साथ डिस्कस भी करता रहता हूँ, और बहुत ही जल्द जो है हमारा यूट्यूब की जो है मेंबरशिप वाला प्लान आ रहा है, वहां पर भी हम इस तरीके के शेयर्स के प्राइजेस के साथ भी जो है हम आपको डिस्कशन करते हुए मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।